इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमारा डे 8 शुरू होता है। हम 12 दिन में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को ख़त्म करने वाले हैं। तो अब तक हमने 7 दिन पूरे कर लिए हैं और अब 5 और बचे हैं। जैसे ही आज का दिन पूरा हो जाएगा फिर बस 4 दिन बचेंगे। तो आपको जैसे जैसे डे पूरा होता है वीडियो ख़त्म होते ही उसको वहीं रिवाइज कर लेना है और नेक्स्ट डे की क्लास में आने से पहले पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इससे आपकी एक नींव बन जाएगी। ठीक, जैसे ही आपकी नींव मजबूत बनेगी ना, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत बन जाएगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं डे 8 से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर और वेदर का पैटर्न अगर वो लंबे समय के लिए बदला रहता है, जैसे अभी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बढ़ रहा है। हम जंगल को काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, इसके कारण ये बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे बढ़ेगा तो लंबे टाइम के लिए हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। फिर जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, धूप बहुत ज्यादा पड़ने लग जाएगी और सी लेवल भी राइज होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो सी लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर हम सिंपल फ्लो में देखें ना, तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी, हीट अर्थ के अंदर ही फंसी हुई रह जाएगी और इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस ऐसी गैसेज है जो अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। अगर ये ना होती तो दिन में तो गर्मी रहती, मतलब इतनी गर्मी रहती कि यहाँ ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, और रात में इतनी ठंड रहती कि सब जम जाता। तो इन गैसेस के कारण ही ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर पाती है। अब अगर ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उससे गर्मी भी बढ़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी आती है उसको ये रोकने का काम करती है, और अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा सूरज की रोशनी को रोकेगी, उससे गर्मी बढ़ेगी। तो यह है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस में ही गिना जाता है। और एक CFCS, HFCS, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में लिखनी है। हमने ग्रीन हाउस गैसेस तो देख लिया, लेकिन अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? यही तो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। इसका असर क्या पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? तो इसी के कारण इंसान रह पाता है। तो देखो एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये डायग्राम है, इसमें नेचुरल वाला ये है और ह्यूमन ने कैसे बढ़ावा दे दिया। ह्यूमन क्या कर रहा है? ये गैसेस बढ़ा रहा है, इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये है ओजोन, ओजोन डिप्लीशन और फोटोकेमिकल स्मोक। अब सबसे पहले देख कि ओजोन क्या होती है। तो ओजोन एक ऐसी लेयर होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो अब ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन मतलब कि उस लेयर में कुछ छेद हो जाना, इन गैसेस के कारण इन लेयर्स में छेद हो जाना। ये लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, तो अब ओजोन होल क्या है? ओजोन होल ये एक ऐसी चीज होती है जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो जाता है, तो उसको ओजोन होल बोल देते हैं। आपको कमेंट्स में बताना है ये कौन से रीजन में अभी हुआ है। तो अब आते हैं फोटोकेमिकल स्मोक पर। फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब है कि सनलाइट तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो मिल जाता है, फिर एक फोग बनता है, जहरीला फोग जिसे बोलते हैं, हिंदी में जहरीला फोग बोलते हैं। ये देखो देखने में ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो अब हम आते हैं इसके अगले वाले कॉन्सेप्ट पर, पोलर वोर्टेक्स एंड पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स। ये आपको शॉर्ट में समझना है। पोलर वर्टेक्स क्या होता है कि कोल्ड एयर फास्ट रोटेटिंग सिस्टम बना लेती है पोल्स के पास, बस इतना ही है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हवा वहीं तक रहेगी, लेकिन अगर ये वीक है तो हवा क्या करेगी? मिड लेटीट्यूड तक जा सकती है। ठीक है, अब पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स ओजोन डिप्लीशन क्या है? तो ये क्या करते हैं? ओजोन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब ओजोन के डिप्लीशन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। मतलब ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो क्लाइमेट में रहते तो थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन नुकसान ज़्यादा करके जाते हैं। जैसे एग्जांपल है तो मीथेन। मीथेन इतनी खतरनाक गैस है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना खतरनाक है, लेकिन इसका बस इतना ही अच्छा है कि ये कुछ समय के लिए ही रहती है, फिर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब जो एटमॉस्फेयर में शॉर्ट टर्म के लिए रहे लेकिन नुकसान ज़्यादा करे, वो ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, अगर इनको जल्दी कंट्रोल कर लेंगे तो वार्मिंग कम हो सकती है या उसको रोक सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपोर्टेंट क्लाइमेट गैसेस, और कुछ टर्म्स भी है। तो अगर गैसेस की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ये सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और ये गैसेस होगी, सिंपल है। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है?
कि कोई पर्सन या किसी एक्टिविटी से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इमेट हो रही है या रिलीज हो रही है, उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। अब कार्बन बॉम्ब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूजल फ्यूल्स को जला रहे हैं, उससे बहुत सारा इमिशन हो रहा है। इसी के कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो इसको कार्बन बॉम्ब बोल दिया। ये आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। ये आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट जिसको क्लाइमेट फीडबैक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले तो अगर कहीं बर्फ पिघल रहा है तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन लेस होगा और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, मतलब हीटअप ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, जो कम होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हीट वेव्स क्या होती है, तो अगर मेरीन की हीट वेव्स की बात करें तो ओशियन टेम्परेचर इनकी वजह से सडनली राइज हो जाता है। और अर्बन हीट आइलैंड क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो शहर होते हैं ना वो गाँव से ज़्यादा गर्म होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गांव में घर मकान दूर दूर रहते हैं, बड़ा सा खेत है वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन गांव में बिल्डिंगें पास पास होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट रुक जाती है। जैसे बहुत सारी रोडें भी बनी हुई होती है तो उनमें भी हीट रुकी हुई रहती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि शहर गांव से ज़्यादा गर्म रहता है। तक हमने देख लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे मिथेन इनिशिएटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो मिथेन गैस है ना उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये देखो मैंने बोला था ना कि CO2 से 28 गुना स्ट्रॉगर है ये ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एंड ब्लैक कार्बन। अब ब्लैक कार्बन क्या होता है कि जब बर्निंग पूरी नहीं होती है ना तो उससे ये ब्लैक कार्बन बनता है। फिर ये ब्लैक कार्बन जब किसी ग्लेशियर पर डिपॉजिट होता है तो वहाँ मेल्टिंग फास्ट हो जाती है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा देते हैं। अब ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर तो दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ, कि ये ध्यान रखता है कि कितने कोल प्लांट्स फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुनिया में, बस इतना ही है। अब मेजर इंडस्ट्रियल ग्रीन हाउस गैसेज पर आते हैं। तो कुछ ऐसी गैसेज हैं जो इंडस्ट्रीज में से निकलती है। वो गैसेज कौन सी है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन में छेद करने का काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसे ओजोन तो सेफ रहता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। आपको पहले बताया था SF6 क्या होता है, ये बहुत पावरफुल गैस है। अब आपको PFCS की फुल फॉर्म लिखनी है नीचे कमेंट्स में। और N2O ये क्या करता है, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर, यहाँ से आता है। ठीक, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये इनडायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है। वाटर वेपर तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, डीसल्फ्यूरिकेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ये है। तो आपको देखना है कि जो कोल प्लांट्स होते हैं ना वहाँ से ये गैस निकलती है। फिर ये गैस निकलती है तो इससे क्या होता है, हवा में पोल्यूशन तो होता ही है लेकिन ये एसिड रेन का भी कारण बनती है। अब डीसल्फ्यूरिजेशन क्या है, तो अब डीसल्फ्यूराइजेशन तो डीसल्फ्यूराइजेशन का मतलब है कि इस मेथड से हम क्या करते हैं, सल्फर को रिमूव करके पोल्यूशन को। फिर इससे पोल्यूशन तो बढ़ता ही है हवा में, लेकिन साथ साथ ये एसिड रेन का भी कारण बनता है। फिर हम इसको हटाते कैसे हैं, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डीसल्फ्यूराइजेशन, उससे हम क्या करते हैं, सल्फर को रिमूव कर देते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं और गैसेस को साफ करते हैं। ये समझ सकते हो आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये फीडबैक और सेंसिटिविटी क्या है, ये आपको पता ही होगा, अगर ना पता हो तो रीड कर लो ऊपर से, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की रोल ऑफ क्लाउड्स इन क्लाइमेट चेंज। इन क्लाउड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये कैसे रहता है कि सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो मौसम ठंडा रहता है, अगर सनलाइट को रोक लेते हैं तो मौसम गर्म हो जाता है। जो हाई क्लाउड्स रहते हैं ना ऊपर वाले, वो वार्मिंग का इफेक्ट बनते हैं और जो नीचे वाले क्लाउड्स रहते हैं वो कूलिंग का इफेक्ट बनते हैं। जैसे देखो ये एक बार फोटो देख लो, ये देखो जो ऊपर वाले क्लाउड्स है ना हाई क्लाउड्स, वो क्या कर रहे हैं, रोक के रख रहे हैं ना, और जो नीचे वाले क्लाउड्स हैं लो क्लाउड्स, वो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फिर से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे कई बार UPSC में PYQs भी पूछे गए हैं कि लोअर क्लाउड रोकते हैं या अपर क्लाउड्स रोकते हैं। तो जो हाई क्लाउड्स है वो रोक के रखते हैं और जो लो क्लाउड्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या इंपैक्ट है। यहीं पर हमारा डे खत्म होता है। तो इंपैक्ट तो आप रीड कर सकते हो, ये लिखे हुए हैं कि क्या होगा इससे, कि सी लेवल राइज हो जाएगा, जो बर्फ है वो पिघलने लगेगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। तो बाकी इस पे लिखे हुए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने 8 दिन पूरे कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे कल डे 9 में। इससे पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है एक बार।